नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने जो कवर्धा के फणी नागवंश है उसके बारे में देखा था। अब नागवंश की जो दूसरी शाखा है जो कि बस्तर क्षेत्र में राज करती थी, बस्तर का छिंदक नागवंश, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी इस राजवंश के बारे में जानकारी क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, इसके बारे में देखते हैं। तो 34 शताब्दी ईस्वी में गुप्तों से पराजित होने के बाद, गुप्तों से मतलब गुप्त राजवंश से पराजित होने के बाद विंध्य क्षेत्र से तेलंगाना चले गए थे। कौन? ये छिंदक नागवंश जो है। गुप्त जब जो समुद्रगुप्त था अपने विजय अभियान का निकला था, तो उनसे पराजित होने के बाद ये विंध्य क्षेत्र से कहाँ, तेलंगाना चले गए थे। अब ये जो दंडकारण्य क्षेत्र आता है, जो मैंने बताया था कि 4 प्रदेश में आता है मुख्य रूप से। अगर आपने भौगोलिक विभाजन वाला मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा, मैंने बताया था छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये जो 4 राज्यों के क्षेत्र हैं, यहाँ आपका दंडकारण्य का जो जंगल है वो फैला हुआ है, ये मैंने बताया था। तो उसी क्षेत्र में ये चले गए थे, जो कि अभी का तेलंगाना क्षेत्र पड़ता है, जिसकी एक शाखा ने बस्तर के चक्रकोट से शासन किया। अब जो ये छिंदक नागवंश इस साइड आए थे, उसका एक शाखा जो था वो हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर के चक्रकोट क्षेत्र में शासन किया करते थे। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, तो इस बस्तर के चक्रकोट से शासन किया, तो इनका शासन क्षेत्र क्या हो जाएगा, बस्तर, और चक्रकोट, तो चक्रकोट उनकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे उसी को। अब शासनकाल देखते हैं। तो शासनकाल इसका था 1023 से 1324 ईस्वी तक। 1023 से 1324 ईस्वी तक कितना, 1023 से 1324 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, याद रखना है आपको। फिर शासन क्षेत्र क्या था, तो चक्रकोट, भ्रमरकोट और बारसूर। चक्रकोट, भ्रमरकोट और बारसूर, क्या क्या, चक्रकोट, भ्रमरकोट और बारसूर। ठीक, अब ये जो राजधानी थी वो चक्रकोट भी थी और बारसूर भी थी। ये कैसे कैसे आगे हम देखेंगे। चक्रकोट, तो राजधानी में आपको बारसूर भी लेना है और चक्रकोट को भी याद रखना है। चक्रकोट और बारसूर ये दोनों उनकी राजधानियाँ थी। उपाधि क्या रखते थे, तो उपाधि रखते थे ये भोगवती पुरेश्वर। भोगवती पुरेश्वर या भोगवती महापुरेश्वर करके उपाधि धारण करते थे। कौन? छिंदक नागवंशी। तो छिंद, अगर आपने जनजाति वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा कि छिंद, अगर नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। छिंद एक रस होता है, एक पेड़ से निकालते हैं छिंद रस। तो उस छिंद का ये भोग करते थे कि कैसा भोग, तो पूरा पूरा भोग करते थे। छिंद रस का पूरा पूरा भोग करते थे। तो वहाँ से छिंदक नागवंशियों का उपाधि क्या हो जाएगा, भोगवती पुरेश्वर। ठीक, इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब इनकी पदवी क्या क्या थी, तो छिंद नागवंश है, उसी के आधार पर इनकी पदवी भी होगी। जैसे कि छिंदक कुल कमल और छिंदक कुल तिलक, छिंदक कुल कमल भास्कर और छिंदक कुल तिलक। ठीक है, तो छिंदक आ रहा है, ये तो किसकी पदवी हो जाएगी, छिंदक नागवंश की। वहाँ से आपको ये क्लिक कर जाएगा। फिर ध्वज देखते हैं। तो इनके ध्वज में क्या होता था, सर्प चिन्ह बना होता था। सर्प चिन्ह, अब नागवंशी है तो ध्वज में सर्प आएगा ही, ये रिलेट हो जाएगा, नागवंशी ध्वज में सर्प आएगा। ध्वज के अंतर्गत सर्प चिन्ह था ना। और राजकीय चिन्ह बोले जाए तो बाघ व उसके शावक, बाघ व उसके शावक जो था वो उनका राजकीय चिन्ह था। तो अब जंगल वाले क्षेत्र में, जंगल वाले क्षेत्र में क्या मिलेंगे, यही बाघ, तेंदुआ, चीता, यही सब मिलेंगे। तो बाघ और उसके शावक जो थे इनका राजकीय चिन्ह था और नाम के अनुसार इनका ध्वज था। छिंदक नागवंश है तो ध्वज से पता चल जाता था कि छिंदक नागवंश है। तो नागवंशी को दर्शाने के लिए अपने ध्वज में किसका चित्र बनाएंगे, सर्प का चित्र बनाएंगे, क्योंकि नाग भी क्या होता है, सर्प होता है। तो ध्वज क्या हो गया, सर्प चिन्ह। फिर राजकीय चिन्ह में क्या होगा, बाघ और उसके शावक। ठीक, ये दोनों याद रखना। ठीक, क्या क्या बताया मैंने अभी तक कि 1023 से 1324 तक इन्होंने शासन किया। चक्रकोट, भ्रमरकोट और बारसूर क्षेत्र में, बारसूर और चक्रकोट इनकी राजधानी रही थी।
ये छिंद रस का भोग करते थे, तो वहाँ से हमने याद किया छिंदक नागवंशियों की जो उपाधि है क्या हो जाएगी, भोगवतीपुरेश्वर, ठीक है। और उसकी पदवी में भी छिंदक छिंदक आ रहा है, तो वहाँ से क्लिक हो जाएगा छिंदक कुल तिलक और छिंदक कुल कमल भास्कर, ठीक है। नागवंशी है तो नाग को दर्शाने के लिए सर्प का चिन्ह बनाएंगे, तो इनके ध्वज में किसका रहेगा, सर्प चिन्ह। हमेशा ध्वज बताकर ही समझ में आता था कि ये कौन से वंश के राजा हैं, तो सर्प चिन्ह इनका रहता था। राजकीय चिन्ह में बाघ और उसके शावक का ये लोग डिजाइन रखते थे, ठीक। अब स्रोत, इनके बारे में स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो अलग अलग शासकों का, अलग अलग लोगों के यहाँ जो शासन क्षेत्र में इन शासकों के अंतर्गत जो इनके फैमिली वाले भी रहे होंगे, उनके बारे में अलग अलग जगह से शासन की जानकारी मिलती है। जैसे कुरुशपाल से सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से, कुरुशपाल से सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में, कुरुशपाल से सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में। फिर टेमरा सती अभिलेख हरिश्चंद्र देव से, ठीक है। टेमरा सती अभिलेख हरिश्चंद्र देव से संबंधित है। एर्राकोट तेलुगु अभिलेख जो है, एर्राकोट जो तेलुगु अभिलेख है वो नृपति भूषण से है, ठीक। फिर भारसूर का कन्हर देव से, सोनारपाल का जय सिंह देव से, दंतेवाड़ा का नरसिंह देव से और नारायणपाल का गुंड महादेवी से। तो ये कैसे याद होगा सर, तो देखिए कुरुशपाल जो है, कुरुश को कर लेना पुरुष और सोमेश्वर किसका नाम होगा, पुरुष का, तो कुरुशपाल सोमेश्वर देव प्रथम, ठीक। फिर टेमरा सती अभिलेख, तो सती हो गई, सती होना और हरि को प्राप्त होना, मतलब मृत्यु हो जा रहा है ना, तो हरि को प्राप्त हो गया ऐसे करके मतलब उसकी मृत्यु हुई, सती हो गई मतलब उसकी मृत्यु हो गई। तो टेमरा सती अभिलेख किसका हो जाएगा, हरिश्चंद्र देव का। टेमरा सती अभिलेख किसका हो जाएगा, हरिश्चंद्र देव का। फिर एर्राकोट तेलुगु अभिलेख और नृपति भूषण, तो ये नृपति भूषण जो है नाम से आपको लगता है कि ये थोड़ा तेलुगु जैसे है, तो एर्राकोट तेलुगु अभिलेख क्या, नृपति भूषण, ठीक। फिर बारसूर अभिलेख कन्हर देव, तो देखना अधिकतर जो कृष्ण भगवान के बारे में आप जानते हो कि तो बाल लीलाओं का जब वर्णन पढ़ते हैं तो उन्होंने अधिकतर असुरों को नाश किया, तो उसमें अलग अलग असुर के नाम आते हैं, तो वहाँ से बारासुर का लेना, इसको बारसूर को बारासुर का लेना, तो बारसूर अभिलेख से कन्हर देव ये रिलेट हो जाएगा, ठीक। बारसूर अभिलेख कन्हर देव। फिर सोनारपाल शिलालेख, तो सोनारपाल जय सिंह, तो जिसके पास सोना हो जय करेगा ना, जिसके पास सोना है उसका जय होगा, तो जय श्री देव, जिसके पास सोना है उसका जय होगा, तो सोनारपाल से जय श्री देव। फिर दंतेवाड़ा स्तंभ लेख, तो दंतेवाड़ा स्तंभ लेख को कैसे याद रखेंगे, तो नरसिंह भगवान जो नरसिंह है, नरसिंह जी विष्णु जी का जो रूप है नरसिंह, वो किससे प्रकट हुए थे, स्तंभ से प्रकट हुए थे। अगर आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा बचपन में, तो नरसिंह भगवान जो है क्या स्तंभ से मतलब ऐसे स्तंभ को तोड़कर प्रकट होते हैं, तो नरसिंह से क्या हो जाएगा, दंतेवाड़ा स्तंभ शिलालेख। और दंतेवाड़ा कैसे रिलेट होगा सर, तो देखना नरसिंह बड़े बड़े दांत निकले थे, नरसिंह मतलब क्या, पुरुष और सिंह का मेल, नरसिंह, सिंह के जैसे उसके बड़े बड़े दांत थे, तो दंतेवाड़ा स्तंभ लेख ये हो जाएगा रिलेट, ठीक। फिर नारायणपाल लेख क्या, नारायणपाल में मंदिर का निर्माण करवाती गुंड महादेवी, तो आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ से रिलेट हो जाएगा नारायणपाल में गुंड महादेवी करके। नारायणपाल लेख जो रहेगा गुंड महादेवी का था, जब हम आगे देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो ये मैंने सब रिलेट करा दिया। पुरुष किसका नाम है, सोमेश्वर का, सोमेश्वर कुरुशपाल। टेमरा सती हो जाती है हरि को प्यारे, तो हरिश्चंद्र देव। एर्राकोट तेलुगु जैसे नाम है, नृपति भूषण, तो वहाँ से ये हो गया। बारसूर अभिलेख तो कन्हर देव का है, बारसूर में असुरों का नाश किया था कान्हा जी ने, तो कन्हर देव। सोना, जिसके पास सोना है उसका जय हुआ, तो जय श्री देव। दंतेवाड़ा स्तंभ तोड़ के नरसिंह निकलते, तो नरसिंह देव। नारायणपाल और गुंड महादेवी नॉर्मल है, ठीक है। अब मुद्रा देखते हैं, तो छिंदक नागवंशियों की जो शासकों की जो 28 मुद्राएं और 1957 में कोडिंगा क्षेत्र कोरापुट से प्राप्त हुई। अच्छा, ये 28 जो स्वर्ण मुद्राएं कब प्राप्त हुई, तो 1957 में 28 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं छिंदक नागवंशी शासकों की। कहाँ से, तो कोडिंगा क्षेत्र कोरापुट से। कोरापुट आपके उड़ीसा क्षेत्र में आता है, तो उड़ीसा क्षेत्र की कोडिंगा क्षेत्र से प्राप्त हुई, कोडिंगा क्षेत्र के कोरापुट से प्राप्त हुआ है, ठीक। ये आपको याद रखना है। तो मुद्रा देख लिया हमने, 1957 में 28 मुद्राएं प्राप्त हुई थी। फिर देखते हैं शासक, प्रमुख शासक कौन कौन थे, प्रमुख शासकों के नाम देखते हैं। तो ये के कौन कौन है, नृपति भूषण, जगदेव भूषण, मधुरांतक, सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जयश्री देव, राजभूषण, जगतदेव भूषण, कन्हर देव, हरिश्चंद्र देव। तो ये अब नॉर्मल तो याद होगा नहीं, इसके लिए भी एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, ठीक है।
तो इस ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। देखते हैं, ये है ट्रिक आपका नृधाम शोके जगजाहरी। क्या? नृधाम शोके जगजाहरी, नृधाम शोके जगजाहरी। तो नृ से हमको लेना है नृपति भूषण, जो कि संस्थापक था इस वंश का। इस वंश का संस्थापक कौन था? नृपति भूषण। ठीक है। फिर धाम में दो नाम आ रहे, तो धा से आपका धारावर्ष, जगदेव भूषण धारावर्ष। पहले धारावर्ष याद रखना, फिर आगे का नाम आपको बार बार पढ़ने से याद होता जाएगा। जैसे नृ से पढ़े नृपति भूषण, धा से धारावर्ष, धारावर्ष जगदेव भूषण धारावर्ष। कैसा? जगदेव भूषण धारावर्ष। ठीक। म से मधुरांतक देव पढ़ना है, म से मधुरांतक देव, मधुरांतक देव। क्या क्या पढ़े? नृपति भूषण, जगदेव भूषण धारावर्ष, मधुरांतक देव। आगे सो के से सोमेश्वर देव प्रथम, और क से कन्हर देव प्रथम, सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव प्रथम। फिर जरा में ज से जय सिंह देव प्रथम, जय सिंह देव प्रथम। तो लाइन से प्रथम प्रथम आ गए। एक नृपति भूषण जो कि संस्थापक था, फिर धारावर्ष जो जगदेव भूषण धारावर्ष था, फिर मधुरांतक, फिर सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव प्रथम, फिर जय सिंह देव प्रथम। लाइन से है सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव प्रथम, जय सिंह देव प्रथम। उसके बाद सोमेश्वर देव द्वितीय, फिर जगदेव भूषण आएगा, नरसिंह देव, फिर कन्हर देव द्वितीय आएगा, फिर हरिश्चंद्र देव अंतिम शासक। ठीक है। तो नृधाम शोके जगजाहरी, ये ट्रिक आप याद रखना, इसके माध्यम से याद हो जाएगा। नृपति भूषण, ध से धारावर्ष, जगदेव भूषण धारावर्ष, म से मधुरांतक देव, सो से सोमेश्वर देव, के से कन्हर देव प्रथम, ज से जय सिंह देव प्रथम, र से राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय, फिर जग से आएगा आपका जगदेव भूषण नरसिंह देव। ठीक है। फिर एक क से फिर आएगा कन्हर देव द्वितीय बीच में लाना है, फिर हरिश्चंद्र देव। ठीक। तो इससे याद रखना। और नॉर्मल अगर इससे आपको रिलेट करने में मुश्किल जाए तो एक नॉर्मल कर सकते हो। देखना, प्रथम प्रथम प्रथम, फिर द्वितीय 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 लाइन से शुरू के 3 बस आपको याद रखने। तो संस्थापक नृपति भूषण, फिर जगदेव भूषण धारावर्ष, फिर मधुरांतक देव, फिर सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव प्रथम, जय सिंह देव प्रथम, फिर सोमेश्वर देव द्वितीय और कन्हर देव द्वितीय। उसके बीच में डालना है आपको जगदेव नरसिंह देव। ठीक है। जगदेव भूषण नरसिंह देव को। ठीक है। जगदेव भूषण नरसिंह देव को डालना है, और लास्ट अंतिम शासक हो जाएगा हरिश्चंद्र देव। तो इस तरीके से मैंने दोनों वे से आपको बता दिया, नॉर्मल भी और इस ट्रिक के माध्यम से। तो आपको याद रखना है शासकों क्रम, ताकि आपको आगे याद हो। अब हम प्रमुख शासकों के क्रम तो देख लिया। अब इस प्रमुख शासकों में जिनके बारे में हमें याद रखना है, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे देखते हैं। तो उसमें पहला है नृपति भूषण। कौन है? नृपति भूषण। तो नृपति भूषण को बोला जाता है कि ये छिंदक नागवंश का संस्थापक है। कहाँ? बारचूर, बस्तर या चक्रकोट क्षेत्र में। तो छिंदक नागवंश के प्रथम शासक थे, इसलिए इसे संस्थापक बोला जाता है। इसके बारे में उल्लेख मैंने देखा था, नृपति भूषण कैसा, एक तेलुगु जैसा नाम मिल रहा है। तो एर्राकोड से प्राप्त तेलुगु शिलालेख से, एर्राकोड से प्राप्त तेलुगु शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिकता क्या है? तो यह संभावना व्यक्त की जाती है कि 1023 ईस्वी में नृपति भूषण चोल राजा राजेंद्र प्रथम के साथ बस्तर आए थे और बाद में वहीं बसकर छिंदक नागवंश की स्थापना किए। किसकी स्थापना किए? छिंदक नागवंश की स्थापना किए थे। जो आपके महाशिवगुप्त बालार्जुन थे पांडु वंश, उसको हरा के गए थे ना, सॉरी उसको नहीं, ये नहीं हराया था, उनको तो चालुक्य शासक ने हराया था। तो वैसे ही राजेंद्र प्रथम को भी उल्लेख मिलता है कि इसने यहाँ पर आक्रमण किया था और उस क्षेत्र में अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया। तो उसी के साथ एक शासक आया था, कौन? नृपति भूषण। नृपति भूषण, इसे आपको याद रखना है, नृपति भूषण। और ये नृपति भूषण यहीं आकर बस जाता है और छिंदक नागवंश की स्थापना करता है, ऐसा संभावना बताया जाता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है नृपति भूषण के, तो इसको याद रखना है आपको। ठीक है। नृपति भूषण के बारे में क्या क्या देखा हमने कि ये संस्थापक थे, छिंदक नागवंश के प्रथम शासक थे। नाम में तेलुगु जैसा आ रहा है, नृपति भूषण। तो एर्राकोड से प्राप्त तेलुगु अभिलेख इससे संबंधित है, शिलालेख। ऐतिहासिकता बता दिए थे कि जो चोल राजा राजेंद्र प्रथम थे उसके साथ आए थे और छिंदक नागवंश में यहाँ मतलब बस्तर क्षेत्र में आकर यहीं बस गए और छिंदक नागवंश की स्थापना की थी। ये मेरे ख्याल से जो थे कलिंग के जो सोमवंश थे उनके समय आए थे। कलिंग के सोमवंश के एक राजा थे शायद इंद्रदत्त, उनके समय आए थे और उन्हीं के साथ ये नृपति भूषण आए रहे होंगे। ठीक, ये आप रिलेट करना। ये मैं नॉर्मल लिंक कराने की याद कर रहा था कि कहाँ राजेंद्र प्रथम का आक्रमण कहाँ हुआ था, इसलिए। ठीक है। तो ये इंद्ररथ एक राजा थे आपके जो कलिंग के सोमवंशी शासक थे उनमें, तो उनके समय आए थे और उन्हीं से शायद हो सकता है कि नृपति भूषण भी आए हों और यहीं बस कर रह गए हों, तो ये संभावना लगाई जाती है। ठीक, तो ये नृपति भूषण के बारे में देखा। इसके आगे हम देखते हैं धारावर्ष के बारे में देखे हैं। जैसे हमने निर्धाम शो के पढ़ा था, तो नृ में नृपति भूषण देख ले, ध में धारावर्ष देखते हैं,
पूरा नाम क्या था? तो जगदेव भूषण धारावर्ष, जगदेव भूषण धारावर्ष। शासनकाल कब से कब तक था? तो 1042 से 1060 तक, 1042 से 1060 तक इन्होंने शासन किया था। किसने? तो जगदेव भूषण धारावर्ष ने। राजधानी क्या थी? तो बारसूर इनकी राजधानी थी। बारसूर शिलालेख से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होता है, बारसूर शिलालेख से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इनके अलावा आप देखेंगे तो कन्हर देव, उनके बारे में भी हमने अभी देखा है, बारसूर शिलालेख से जानकारी प्राप्त होता है। फिर निर्माण कार्य देखते हैं तो इस शिलालेख में विदित है कि राजा जगदेव भूषण के राजत्व काल में महामंडलेश्वर चंद्रादित्य ने, महामंडलेश्वर चंद्रादित्य, महामंडलेश्वर मतलब इनके अंतर्गत जो मंडल का अधिकारी रहा होगा, और सेनापति भी इसी का नाम मिलता है कि इसका सेनापति भी यही था, चंद्रादित्य ने चंद्रादित्य नामक तालाब एवं चंद्रादित्येश्वर नामक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। अब इसका जो महामंडलेश्वर था इसके समय में, जो कि इसके मंडल के का अधिपति रहा होगा, और इसका सेनापति भी बोला जाता है इसी को, किसको? चंद्रादित्य को। किसका? तो धारावर्ष का। उसने अपने नाम से एक चंद्रादित्य नामक तालाब का निर्माण कराया और चंद्रादित्येश्वर नामक शिव मंदिर का भी निर्माण कराया। ठीक है, क्या बताया मैंने कि धारावर्ष के समय एक उसके राज्य में महामंडलेश्वर हुआ, चंद्रादित्य जो उसका सेनापति भी है बोला जाता है, उसने अपने नाम पर दो काम किए, एक चंद्रादित्य तालाब बनाया और तालाब के पास अधिकतर शिव मंदिर होता है तो इसने भी शिव मंदिर बना दिया। क्या? चंद्रादित्येश्वर नामक शिव मंदिर, ठीक, का निर्माण कर लिया। विदित होगी चंद्रादित्य अम्मा ग्राम का निवासी था। कहाँ का था? तो अम्मा ग्राम का निवासी था, इसके बारे में बता दिया। फिर नोट, धारावर्ष के वृद्धावस्था व सोमेश्वर देव के बाल्यावस्था के कारण धारावर्ष की बहन माकस देवी ने 1061 से 1064 ईस्वी तक राज्य का भार संभाला था। किसने? तो धारावर्ष की वृद्धावस्था और सोमेश्वर देव के बाल्यावस्था के कारण जो इनकी बहन थी धारावर्ष की जो बहन थी माकस देवी, माशक देवी ने 3 वर्षों या 4 वर्षों तक लगभग राज्य को संभाला था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था धारावर्ष के बारे में। बारसूर शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। बारसूर इसकी राजधानी थी। इसके समय चंद्रादित्य एक सेनापति है, इसका महामंडलेश्वर हुआ जिसने चंद्रादित्येश्वर शिव मंदिर और चंद्रादित्य नामक तालाब का निर्माण कराया था। ये याद रखना है। ठीक, इनकी बहन थी माशक देवी जिसने सोमेश्वर देव प्रथम और के बालक होने पर और धारावर्ष के वृद्धावस्था में शासन को संभाला था। फिर इसके आगे निधाम में नृ और ध को देख लिया हमने। म से मधुरांतक देव के बारे में देखते हैं। तो ये मधुरांतक देव के बारे में देखते हैं। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1064 से 1068 ईस्वी तक, 1064 से 1068 ईस्वी तक था। इसके बारे में क्या बोला जाता है? तो जगदेव भूषण धारावर्ष के मृत्यु के पश्चात 17 के उत्तराधिकार हेतु संघर्ष शुरू हो गया। किसके किसके बीच? तो अभी हमने देखा कि जो धारावर्ष की बहन थी माशक देवी, उसने शासन किया, और आगे अब देख रहे हैं कि हमने जगदेव भूषण की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष हो गया। तो किसके किसके साथ हुआ होगा देखते हैं। जो उनके दो संबंधी थे मधुरांतक देव और सोमेश्वर देव के मध्य, मधुरांतक देव और सोमेश्वर देव के मध्य इस उत्तराधिकार के संघर्ष में मधुरांतक देव सफल रहा। मधुरांतक देव क्या हो जाता है? सफल हो जाता है और फिर यही शासन करता है। अब राजधानी क्या थी? तो इसके समय में राजपुर जो कि आज का जगदलपुर है, राजपुर को इसने राजधानी बनाई जो कि जगदलपुर है। प्रख्यात, अब देखो 2 राजधानी आ गई, बारसूर आ गई धारावर्ष का, मधुरांतक का आ गया जगदलपुर, जिसे राजपुर बोला जाता था। तो ये आपको याद रखते चलना है कि अलग शासक के समय अलग अलग राजधानी मिल रही है देखने को। प्रख्यात क्या है? तो भ्रमरकोट अथवा मधुर मंडल के सत्ताधिकारी के नाम से, ये मधुरांतक जो था वो मधुर मंडल के सत्ताधिकारी के नाम से विख्यात था। मधुरांतक मधुर मंडल, तो मधुर आ रहे हैं, मधुरांतक मधुर मंडल, तो उसके नाम से क्या था? विख्यात था। ताम्रपत्र, इसके बारे में, तो इसके बारे में जो इसने राजधानी बनाई किसको? राजपुर या जगदलपुर को, तो वहीं से इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ताम्रपत्र, राजपुर ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। उपासक, अब ये उपासक किसका था? तो पूरा मार है, मधुरांतक देव, मधुर मंडल का उत्तराधिकारी। फिर माँ से इसके उपासक भी आ जाएगी माणिकेश्वरी देवी या दंतेश्वरी देवी, माणिकेश्वरी देवी या दंतेश्वरी देवी। दंतेश्वरी देवी ने नरबलि हेतु राजपुर नामक ग्राम दान देने का उल्लेख किया। मतलब कि राजपुर क्षेत्र से जो यहाँ नरबलि दी जाती थी, कहाँ? दंतेश्वरी माता मंदिर में जो नरबलि दी जाती थी उसके लिए एक गांव को ही पूरा दान दे दिया। मतलब वहाँ के जो कोई पुरुष रहेंगे उनको वहाँ नरबलि के लिए दिया जाएगा। वो कौन सा गांव था? तो राजपुर नामक गांव दान में देने का उल्लेख मिलता है। माणिकेश्वरी देवी ही दंतेश्वरी देवी का रूप है। ठीक है, तो ये था मधुरांतक देव के बारे में क्या क्या देखा। तो इसने संघर्ष किया सत्ता के लिए सोमेश्वर देव के साथ और खुद फिर जीत जाता है और शासन करता है 4 वर्षों तक, 64 से 68।
राजधानी राजपुर को बनाता है या जगदलपुर को। इसे भ्रमरकोट या मधुर मंडल के उत्तराधिकारी या सत्ताधिकारी के रूप में जाना जाता था, सत्ताधिकारी के रूप में जाना जाता था। ताम्रपत्र इसका राजपुर ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। उपासक देखेंगे तो माणिकेश्वरी देवी ने नरबली हेतु राजपुर नामक ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है। माणिकेश्वरी देवी ने ये देवी के लिए नरबली हेतु राजपुर नामक ग्राम देने का उल्लेख मिलता है। किसके समय में? तो मधुरांतक देव के समय। तो ठीक, ये था मधुरांतक देव। इसके आगे हमने देखे थे निधाम सो के, सो से क्या आएगा? सोमेश्वर देव प्रथम। तो सोमेश्वर देव प्रथम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। तो अभी वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा बन गया है, तो आगे हम इसके आगे देखेंगे इनके शासकों के क्रम के बारे में। ठीक है, अभी इतना ही रखता हूँ इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके सभी फ्रेंड्स जो पढ़ते हों उनको इसका फ़ायदा पहुँचे। फिलहाल धन्यवाद।